आज है 28 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। इसको यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी। इंडिया के अलावा इसमें फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए और सिंगापुर की एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे कोंकण शक्ति जो इन दोनों के ट्राई सर्विसेज के बीच में होता है। फिर अजय वॉरियर जो आर्मी एक्सरसाइज है। पहला बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में हुआ और ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट द्वारा होस्ट किया गया। ठीक है, और इसमें जितने भी रिसर्चर, स्कॉलर और प्रैक्टिशनर्स वगैरह हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया। इसका उद्देश्य है कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसको समृद्ध बनाना, खासकर जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें इनको प्रगति पहुंचाना। ठीक है, और ये जो बोडो पीस अकॉर्ड 2020 हुआ था उसके हिसाब से बोडोलैंड को पीसफुल, ग्रीन और स्मार्ट बोडोलैंड बनाने का उद्देश्य है इसका। ठीक है, बोडो अकॉर्ड 2020 में साइन किया गया था। इसमें बोडो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की गवर्नमेंट थी। ठीक है, और इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन थी, जैसे जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई थी। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट जो असम के हैं, कोकराझार, चिरांग, बास्का, उदलगुरी, इन लोगों को मिला के एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो इनकी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की सीट थी वो 40 से बढ़ा के 60 कर दी गई। जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है उसको बिना हटाए या उनको इफेक्ट किए। ठीक है, इंडिया का पहला म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खोला गया और ये जो हमारे म्यूनसिपल बॉन्ड्स अपने यहाँ इंडियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो इशू किए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। और अपने यहाँ करीब 28 म्यूनसिपल बॉन्ड जो है 10 इशूअर द्वारा इशू किया जा चुका है। ठीक है, और इसका जो बेस डेट रहेगा वो 1 जनवरी 2021 का रहेगा और वैल्यू जो है वो 1000 रहेगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी पहली ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो इंडिया में इंडिपेंडेंट कैंपस खोलेगी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस खोलने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि वो जो टॉप 500 यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आनी चाहिए और वो स्टेम में खोल सकती है। स्टेम कोर्सेज मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। ठीक है, और वो जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगी उसको वापस ले जा सकती हैं अपने घर, जहाँ 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 की जिस भी देश के हैं वो। प्लस वो जो यहाँ कोर्सेज ऑफर करेंगे वो सेम वही वैसे ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे जो अपने देश में वो ऑफर करते हैं। ठीक है, अलग नहीं करेंगे। 8वें रायसीना डायलॉग की जो चीफ गेस्ट होंगी वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी होंगी। रायसीना डायलॉग 2016 से शुरू किए गए नई दिल्ली में और ये हर साल होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है उस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, और इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन 1990 में बना था और ये इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिसन थिंक टैंक है अपने यहाँ, और ये कई सारे मुद्दों पर रिसर्च करता है, क्लाइमेट, एनर्जी, साइबर इश्यूज, मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, कई चीज़ों पर इसके ओपिनियंस आते रहते हैं। फिर हिंदुस्तान 228-201 LW, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसको हाल में डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, और ये जो है सब 5700 kg कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फिर है वुमेन 20 या W20, ये G20 के अंडर में जेंडर इक्विटी पर फोकस करने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी जब टर्की G20 का प्रेसिडेंट था जिस साल। और अपने यहाँ औरंगाबाद में इस बार पहली मीटिंग होगी इसकी W20 की, और इसका समिट महाबलीपुरम में होगा जून 2023 में ही। फिर है रेडियो गैलेक्सीज। इनको रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज या रेडियो लाउड गैलेक्सीज भी कहा जाता है। ये एक तरह की गैलेक्सी होती है जिसमें रेडियो वेवलेंथ पर ज़्यादा लाइट इमिट होती है इन कंपेरिजन टू विजुअल वेवलेंथ। ठीक है, ये तब होता है जब गैलेक्सी के, बहुत बड़े गैलेक्सी के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो और उसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हों। ठीक है, तब ये ऐसा रेडियो गैलेक्सीज बनती हैं। नॉर्मली ये गैलेक्सीज बहुत बड़ी होती हैं और इनका जो ये मिशन होता है ये नॉन थर्मल होता है। ये जो रेडियो गैलेक्सीज हैं दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, एक कोर हैलो रेडियो गैलेक्सी और दूसरा लॉब्ड रेडियो गैलेक्सीज। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक जेलीफिश गैलेक्सी जिसका नाम JO201 है उसको कैप्चर किया है एक गैलेक्सी क्लस्टर में जिसका नाम है एबल 85। जेलीफिश गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होती है जिनके टेंटिकल्स या कह सकते हैं टेल्स होती हैं। ऐसा तब होता है जब वो कोई गैलेक्सी जो है वो गैलेक्सी क्लस्टर से निकलने की कोशिश कर रही हो, वो उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है
मतलब बहुत तेज़ मूवमेंट होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और तो जो गैस वगैरह होती हैं, गैस डस्ट, वो एक ऐसे लाइन ट्रेल बनाती जाती हैं, जिसको वही टेंटिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग भी कहते हैं, इस टेल को। MIT के रिसर्चर्स ने एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट बनाया जिसका नाम है XR, और ये जो हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने में मदद कर सकती है, जैसे कि कोई चीज़ बॉक्स के अंदर में है या किसी चीज़ के नीचे दबी हुई है, तो उसको इसके द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ये एक तरह का इन्हांसमेंट होता है हमारे रियल वर्ल्ड पर, जिसमें वर्चुअल चीज़ों को एडअप किया जाता है। ठीक है, एक 3D एक्सपीरियंस हमको मिलता है जब हम डिजिटल वर्ल्ड की चीज़ें ऐड करते हैं किसी मतलब डिजिटल विजुअल एलिमेंट के द्वारा, या साउंड सेंसरी, ये सब जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों का मिक्सअप क्रिएट होता है, इसमें एक अलग वर्ड नहीं बनता। मतलब जैसे हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसमें हमें वर्चुअल चीज़ें भी दिख रही हैं जो वहाँ पे नहीं है, मतलब रियल में नहीं है, पर उस ऑगमेंटेड रियलिटी में होती हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो ये भी एक तरह का 3D इन्वायरमेंट होता है। इसमें चीज़ें वर्चुअल होती हैं, आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है, और वहाँ चीज़ें रियलिस्टिक लगती हैं पर वो होती नहीं हैं। ठीक है, और उसका मतलब एक वो सेपरेट इन्वायरमेंट होता है, उसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होंगी उस एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए। जापान यूएस से 400 टोमाहॉक मिसाइल्स खरीदेगा। टोमाहॉक मिसाइल्स क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि लैंड वॉरफेयर में काम आती हैं, और इनको शिप या सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। नासा ने जो हायाबुसा 2 एक्सप्लोरर था उसने जो सैंपल दिया था उससे लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए हैं। हायाबुसा 2 मिशन जो है वो जापान ने लॉन्च किया था, एक एस्ट्रॉइड था राइगू से सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, ये डिस्कवरी सीवी रमन जी ने की थी, और उनको इसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और 1986 से हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। रमन इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक फिनोमेना है जिसमें जैसे कोई लाइट जब वो किसी लिक्विड से पास होती है तो उसकी कुछ जो रोशनी होती है जो स्कैटर करती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, इसलिए उसकी जो कलर होता है उस लाइट का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी लाइट से डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस लिक्विड से वो या मॉलिक्यूल से वो टकराती है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो जो वाइब्रेशन होता है वो लाइट की वेवलेंथ को अफेक्ट करता है। जब लाइट किसी मीडियम में किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसमें दो तरह की स्कैटरिंग आती है, एक होती है रेले स्कैटरिंग और दूसरी होती है रमन स्कैटरिंग। ठीक है, रेले स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ और जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सेम होती हैं, लेकिन उसमें जो रमन स्कैटरिंग होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। मतलब जो ज़्यादा पार्ट होता है वो रेले स्कैटरिंग का होता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, उसका कलर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।